हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि एईपी। इसके बारे में डिटेल में आज डिस्कस करेंगे क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हैं, कब लॉन्च हुआ, किस तरीके का ये प्रोग्राम है। स्पेसिफिकली एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, वैसे तो ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब अभी जो केवीएस के एग्जाम्स हैं, पीआरटी हो, पीजीटी हो, सबके लिए है, ठीक है। आगे जो एचपीएससी का आएगा, पीजीटी का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस नेट के स्टूडेंट्स को तो सारी वीडियोस जो है वो थोड़ी थोड़ी देखती ही रहनी चाहिए जो मैं अपलोड करती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं नेट नेशनल लेवल का एग्जाम हो गया तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें जरूर हेल्प करेंगी। ओके, और एक थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होगी जब हमें कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें पता होनी चाहिए एक जनरल अवेयरनेस के लिए, ठीक है जी। बट स्पेसिफिकली जब अडोलेसेंस की बात हो रही है, तो जो पीजीटी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहीं भी किसी भी स्टेट में पीजीटी लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग का, सो अडोलेसेंस से रिलेटेड आपको ज्यादा डीप में स्टडी करनी चाहिए। सो अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम को डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनफैक्ट किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मैम किसी को हीरे की खदान मिल जाए तो वो सबको थोड़ा ना बताएगा, इसलिए मैं आपकी वीडियोस शेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या इस पे हंसा जाए, गुस्सा है, क्या लॉजिक है ये, बट स्टिल शेयर कर दिया कीजिए भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले तो अडोलेसेंस ही क्यों, मतलब हम अडोलेसेंस एजुकेशन के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं ना। किसी और पे भी कर सकते हैं जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या हायर एजुकेशन है, बट अडोलेसेंस पे क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है जी कि इंडिया जो है उसमें 253 मिलियन अडोलेसेंट्स हैं। और ये कब की बात हो रही है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी कि देश की 21% पॉपुलेशन जो है वो क्या है? अडोलेसेंस है, 10 से 19 साल के बच्चे हैं। तो वो अडोलेसेंस है, इसलिए हमें मेजरली जो लोग मेजरली एग्जिस्ट करते हैं, प्लस जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि 2023 में अब हम हैं, सो ऑब्वियसली ये जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इस एज ग्रुप में ये इंक्रीज हुई है। ओके, 61% बॉयज और 53% गर्ल्स जो हैं, जो कि 15 से 19 के एज ग्रुप में हैं, वो एनरोल्ड हैं स्कूल्स में। ये कब का डाटा है? ये नेशनल सैंपल सर्वे 2013 का डाटा है, ठीक है। सो इससे क्या प्रूव होता है कि आगे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम चलेगा, सो इंडिया में अडोलेसेंस की जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि वो होता है ना, इंडिया एक यूथ कंट्री है। यहाँ पे यूथ वाली जो एज है हमारी, जो हम 10 से 24 तक मान के चलते हैं, अडोलेसेंस प्लस यंग, जो 19 से लेके 24 तक हम यंग पीपल को जो है वो बोल देते हैं। ओके, सो पॉइंट ये है कि जो यंग एज है, यंग एज ग्रुप में बच्चे हैं हमारे यहाँ इंडिया में, वो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो इसलिए हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली जब स्कूल सेटिंग्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ नॉलेज ही एक्वायर नहीं करते, बल्कि वैल्यूज भी, या एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, सोशल नॉर्म्स को समझना, ये सारी चीजें भी एक डेवलप होती हैं उनके अंदर। उसके साथ साथ, और ये सारी चीजें जब डेवलप होंगी कि किस तरीके के सोशल नॉर्म्स हैं, किस तरीके की वैल्यूज उनके अंदर इनकलकेट हो रही हैं, सो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी किस पे? उनके बिहेवियर पे। सो ये सारी चीजें इंफ्लुएंस करेंगी उसके बिहेवियर को। इसलिए अडोलेसेंस जो है, जिसको हम स्ट्रेस स्ट्रोम, ट्रांजिशन पीरियड, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है, सो वो बहुत स्पेशल पीरियड हो गया किसी भी इंसान की लाइफ में, क्योंकि वहां पे एक सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी है, इमोशंस जो है वो काफी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, एक एंथुजियाज्म, आइडियलिज्म, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, सब चीजों का मिक्सचर होता है देखा जाए तो हमें उस दौरान एक अच्छा डेवलपमेंट, अच्छी एजुकेशन जो है वो बच्चों को देनी चाहिए। इसलिए अडोलेसेंस, सो नीड फॉर अडोलेसेंस एजुकेशन, जरूरत क्या पड़ी या कहां पे? एक सेकंड, ये मैंने आपको, हाँ ठीक है, नीड फॉर अडोलेसेंस की अगर हम बात करेंगे एजुकेशन की, सो ये तो हमने बता दिया कि क्यों हम अडोलेसेंस ग्रुप को ही चूज कर रहे हैं। सो जरूरत महसूस हुई हमें अडोलेसेंस एजुकेशन की, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया जो नेशनल स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम है, SAEP, ठीक है, स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा स्केल अप करने का, थोड़ा सा बड़ा करने का, और इसीलिए उन्होंने इंप्लीमेंट किया अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। किसके लिए? सभी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, ठीक है। अब ऑल्दो जब से NEP आई है तब से सीनियर सेकेंडरी जो है वो हमारे उसमें है नहीं, मतलब ये हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हो गया। सो अभी 9 to 12 को हम क्या बोलते हैं जी? सिर्फ सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्लस अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको AEP बोला जाता है, उससे किससे गाइड लेके किया था? वो गाइडेड बाय NCF 2005 के अकॉर्डिंग, जो NCF में चीजें बताई गई उस अकॉर्डिंग हमने अडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो बनाया, और 2010 में ये लॉन्च हुआ।
डेट वगैरह सिर्फ आप याद रख सकते हैं, बाकी चीजें समझने की है। सो एडोलेसेंस एजुकेशन जो है उसको हैज बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज एन एजुकेशनल रिस्पॉन्स। क्यों चाह रहे हैं हम एडोलेसेंस एजुकेशन? ताकि एक जो नीड फॉर सपोर्ट है, एनकरेजमेंट, क्लैरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन जो कि एडोलेसेंट के टाइम पे बच्चों को जरूरत होती है, जो क्योंकि वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं उस टाइम पे, उनकी जो चीजें हैं, हॉर्मोन्स हैं, सब चीजें। सो वो जो रैपिड चेंज है उससे क्या करने के लिए, डील करने के लिए, उनकी जो चीजें हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए, सही इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस देने के लिए एडोलेसेंस एजुकेशन जो है वो कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया। ये कॉन्सेप्ट हम लेके आए। सो एडोलेसेंस एजुकेशन, ये मैंने बता दिया आपको कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से गाइडेड है। और इसमें क्या चीजें रेकमेंड की जाती हैं कि एजुकेशन जो है वो एक इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, एक्शन, दूसरों की तरफ सेंसिटिविटी, वेलबींग, अच्छी फीलिंग्स, बेसिकली सारी पॉजिटिव चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव मैनर में हम सारी सिचुएशंस के प्रति रिस्पॉन्ड करें, समझ सके उन सिचुएशंस को। सो वो सारी चीजें किसके अराउंड घूमती हैं? हमारी एडोलेसेंस एजुकेशन के अराउंड, कि हमें अच्छी सी एजुकेशन देनी है और उस अच्छी एजुकेशन में जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं दिमाग में, वो आप दिमाग में लेके चलिए। ठीक है जी। सो एक अच्छी हेल्थ प्रमोट करने के लिए, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए, ये सारी चीजें देने, और एक एज अप्रोप्रिएट और कल्चरली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनको देने के लिए हम एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लेके आए। ठीक है। अभी एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो नेशनल लेवल पे कौन कोऑर्डिनेट करता है जी? एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट करता है। किसके साथ पार्टनरशिप में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। सो ये दोनों आपको कोऑर्डिनेट पार्टनर्स जो है वो नाम याद होने चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूएनएफपीए, प्लस किसने कोऑर्डिनेट कौन करता है? एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट करता है। तो ये तीनों नाम पता होने चाहिए। 2010 में ये लॉन्च किया गया था, वो पता होना चाहिए। ठीक है। सो दिस प्रोग्राम इज अ मेजर इनिशिएटिव। कहां पे है ये? विद इन द लार्जर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन स्कूल स्कीम ऑफ एमएचआरडी। एमएचआरडी को अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही ये, मतलब स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसको इंप्रूव करना हम चाह रहे हैं। इसलिए हम ये मेजर इनिशिएटिव उसके अंडर ये हमारा है, क्योंकि हम हमेशा से फोकस करते हैं कि अच्छी एजुकेशन दें हम बच्चों को और एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को। सो वो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ये भी एक क्या है? इनिशिएटिव है। ये हम लगा के चल सकते हैं। ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमें क्लियरली पता है कि एक पॉजिटिव और वैल्यूएबल रिसोर्स की जो जरूरत है बच्चों को, वो जो है उनको मिल सके, इसलिए हम एईपी के ऊपर फोकस करेंगे। एक और चीज मुझे कहीं किसी तो जो है उससे मिली थी, डॉक्यूमेंट से, ये चीज थी कि नेशनल पॉपुलर एजुकेशन प्रोग्राम। तो आप ये फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, एनपीईपी। वो जो है 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इंप्लीमेंट किया गया। और इसमें क्या एम था इसका? अवेयरनेस डेवलप करना, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, कि एक मतलब बिहेवियर जो है बच्चों का, टीचर्स का, सो वो मतलब कम्युनिटी लेवल पे भी तो एक अच्छा बिहेवियर जो है वो होना चाहिए और एक अच्छी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवानी है। एक और चीज जो आप याद रख सकते हैं, हमें इंपार्ट करनी है ऑथेंटिक नॉलेज। किसको? लर्नर्स को। किसके बारे में? एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। सो ARSH, ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो इससे रिलेटेड बच्चों को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यूजुअली हम बात नहीं करते हैं इस बारे में। बहुत बार स्कूल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो क्या बोलते हैं टॉपिक है या चैप्टर है, वो ढंग से भी नहीं पढ़ाया जाता और बच्चे उसमें क्वेश्चन पूछने में भी हिचकते हैं। ठीक है। सो वो सारी चीजें अवेयरनेस के लिए दी गई हैं बुक्स में भी, तो वो बतानी चाहिए हमें अच्छे से। हाँ, हमारा तरीका जो है वो एक सभ्य तरीका और अच्छा तरीका होना चाहिए कि हम कैसे उनको अवेयर करें, ताकि इनफैक्ट एक मूवी भी जो है वो छतरी वाली करके एक मूवी भी आई जी के ऊपर। सो वो भी आप कभी देख सकते हैं अगर आपको टाइम मिले या वो मूवी मिल जाए। उसमें भी यही चीज बताई गई है कि कैसे जो है हम बच्चों को सही चीजें बता सकते हैं, कैसे उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो उनको गलत के बारे में पता, सही गलत का पता होगा, अवेयरनेस होंगे, तो वो गलती और गलत दोनों से बचेंगे। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस मूवी की, कि जब उनको अवेयरनेस होगी तो गलती और गलत दोनों से बचेंगे। सो यहाँ पे भी वही एस्पेक्ट आप लेके सोच सकते हैं, थोड़ा सा एक थिंकिंग आपकी डेवलप हो सकती है कि हमें एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ जो कंसर्न्स हैं उनसे रिलेटेड उनको अवेयरनेस और एक ऑथेंटिक जो है नॉलेज देनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो वो कहीं और से ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो इट्स बेटर कि एक सही इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से बीइंग अ टीचर उनको प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है जी। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो पीजीटी लेवल पे टीचर्स पढ़ाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। सो इंटरवेंशंस जो हैं उनमें जो एडोलेसेंट के जो कंसर्न्स हैं उससे रिलेटेड लर्निंग मटेरियल जो है वो कहां से?
NIOS की तरफ से आ सकता है सेकेंडरी लेवल पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अदर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कंपोनेंट इज इंप्लीमेंटेड कहां पे, नवोदय स्कूल्स और जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं। तो यूजुअली कोई भी नेशनल लेवल की स्कीम होती है वो यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखी जाती है, तो NVS और KVS लेवल पे ये चीजें होती हैं। दिस प्रोग्राम कंपोनेंट वर्क्स थ्रू अ कैस्केड ट्रेनिंग अप्रोच। सो एक प्रॉपर अप्रोच की यहाँ पे बात की गई है, जहां पे जो नोडल टीचर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे हु आर फर्दर एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो लाइफ स्किल्स जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। किसको, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं क्लास 8th 9th 11th एज 8th और 9th के स्टूडेंट्स और 11 एजेस 13 से लेके 18 तक, तो जो 13 से लेके 18 साल की जो एज है बच्चों की, वहां पे इंटरेक्टिव मेथोडोलॉजी का यूज करके हमें देखिए 8th क्लास आई गई यहाँ पे, बाकी 9th से ऊपर की क्लासेस की हम बात कर सकते हैं क्योंकि अडोलेसेंट ग्रुप जो है वो 8th 9th के बाद ही जो है वो एज ग्रुप शुरू हो जाता है, ठीक है। सो एक इंटरेक्टिव मेथोडोलॉजी यूज करके हम उनमें लाइफ स्किल्स जो है वो डालें, और नोडल टीचर्स NT, नोडल टीचर्स यहाँ पे बोला गया जो टीचर्स इस चीज में भागीदारी निभाएंगे, ठीक है। जैसे नोडल एजेंसी होती है ना किसी भी प्रोग्राम को या किसी इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए, तो वो नोडल टीचर की यहाँ पे बात की गई है। अगर फर्दर बात करें तो नोडल टीचर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ताकि वो लाइफ स्किल्स जो है वो ट्रांजैक्ट कर पाए एजुकेशन से रिलेटेड, NCERT विद द सपोर्ट ऑफ UNFPA, जो हमने अभी भी बात की कि NCERT मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और पार्टनर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UNFPA। तो उन्होंने ट्रेनिंग रिसोर्सेज जो है वो डेवलप किए हैं ताकि मतलब मटेरियल जो है वो डेवलप किया है जो कि क्या रेकमेंड करता है कि मिनिमम ऑफ 23 आवर्स जो है जो ऑफ ट्रांजैक्शन अराउंड द थीम्स ऑफ, कौन सी थीम्स के अराउंड, अंडरस्टैंडिंग चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। वो मैं आप लोगों को वैसे भी बोलती हूँ कि इन जनरल पेरेंट्स को भी आइडिया होना चाहिए कि किस एज ग्रुप में, जो हम जैसे हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था ना पियाजे का, तो कौन सी एज ग्रुप में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, कहाँ वो किस तरीके से कंफर्टेबल होते हैं, कौन से पॉजिटिव और रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप को वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, और कैसे हम जो है स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें या डिस्क्रिमिनेशन जो है उससे रिलेटेड, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो, तो बेसिकली इन सारी चीजों से रिलेटेड हमें उनको अवेयर करवाना है। और ये जो है हमें मिनिमम 23 आवर्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो देना चाहिए। याद करने वाली कोई बात यहाँ पे है नहीं कि एग्जाम में आए, बट आपको पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को हैंडल कैसे करना है, स्पेसिफिकली एडोलेसेंट वाला जो एज ग्रुप है उसको, ठीक है। टू क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ये एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, एडवोकेसी सेशंस जो है वो रखवाए जा सकते हैं कि एक अच्छा एनवायरमेंट जो है हम बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो ये हो गया AEP की इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। अब जो है CBSE ने एक एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड टीचर्स वर्कबुक निकाली कि टीचर्स को कैसे काम करना चाहिए। तो ये 50 पेज के अराउंड है, बहुत एक्टिविटीज वगैरह दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं ऑथेंटिक लिंक्स जो हैं, जो 2-3 लिंक्स हैं कि पहले वाला पोर्शन मैंने कहां से लिया, कौन सी जो है ऑथेंटिक साइट से लिया, और प्लस ये जो PDF है इनकी, ये जो टीचर्स वर्कबुक वाली PDF है, इससे रिलेटेड जो है मैं आपके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आप लोगों को करवा देती हूं। ये डॉक्यूमेंट शुरू होता है कि एडोलेसेंस जो है वो एक रैपिड डेवलपमेंट का पीरियड है, और उस रैपिड डेवलपमेंट में 4 फोर्सेस की इन्होंने बात की है, डेमोग्राफिक फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स, नेशन बिल्डर्स और एजेंट्स ऑफ चेंज। तो ये हम किसको बोल रहे हैं, एडोलेसेंट एज ग्रुप वाले बच्चों को बोल रहे हैं। सो एडोलेसेंट्स को एक डेमोग्राफिक फोर्स बोला गया है क्योंकि मोर देन 22%, जो हमने फर्स्ट में भी बात की थी ना, फर्स्ट स्लाइड में, कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो 10 से 19 के एज ग्रुप में है, 12% 10 से 14 के एज ग्रुप में है, 10% 15 से 19 के एज ग्रुप में है। सो वो एक डेमोग्राफिक फोर्स का काम जो है एडोलेसेंट करते हैं। देन इकोनॉमिक फोर्स, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करेंगे सिग्निफिकेंटली ना अपनी फैमिलीज की तरफ, चाहे वो पेड या अनपेड लेबर हो, तो वो एक उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा कहीं ना कहीं, इसलिए इकोनॉमिक फोर्स भी हैं। वो एजेंट ऑफ चेंज है क्योंकि आने वाला यूथ वही लोग हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग है, नर्चरिंग है, वो बेटर तरीके से होनी चाहिए क्योंकि वो आने वाले लीडर्स हैं। ओके, सो इसलिए उनका राइट बनता है कि एक सेफ और सपोर्टिव प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हम उनको प्रोवाइड करें, एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन उनको दी जाए, और उनको एक पॉजिटिव रोल मॉडल्स जो है अवगत कराया जाए, और फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाए। जो हमने एक और बात भी की थी ना, RKSK की बात मैंने की थी, आपको RKSK पढ़ा था, जिसने वो नहीं देखा एक बार वो वीडियो देखिएगा कि कैसे जो है वो राष्ट्रीय किशोर से रिलेटेड पूरी की पूरी स्कीम जो है वो वहां पे बताई गई है मैंने। अब कुछ एक कॉमन हाई रिस्क बिहेवियर जो है एडोलेसेंट्स के वो बताए गए हैं कि टोबैको, अल्कोहल, कैनबिस, ओपियोइड्स, या फिर ये जो है लीड कर सकते हैं मेजर इलनेस या इवन डेथ भी,
ठीक है, तो ये चीजें बच्चों में ना आए, वो इस तरफ ना जाएं, तो हमें उनकी एनर्जी दूसरी तरीके से चैनलाइज करनी पड़ेगी। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ड्रग अब्यूजर्स इन इंडिया कितने हैं? 3 मिलियन है अराउंड, एंड दैट ऑफ ड्रग डिपेंडेंट्स कितने हैं? पॉइंट आधे से 0.6 मिलियन हो गए, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। सो 5 से 6 लाख लोग जो है वो ड्रग डिपेंडेंट हो चुके हैं, और इसमें से ये जो हमने बात की ना 3 मिलियन, इसमें से 24% ड्रग अब्यूजर्स जो है वो 12 से 18 की एज ग्रुप में हैं। सो ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात हमारे लिए हो जाती है कि कैसे हम उनको तो वहां से निकालें ही, प्लस जो और बच्चे हैं और इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको उस तरफ जाने से रोकें। तो वो कैसे हो सकता है? तो ये बेसिकली वो हाई रिस्क बिहेवियर जो एडोलेसेंट्स के लिए हैं वो बताए गए हैं विद द प्रूफ की जो ऑथेंटिक डाटा है उसके बेसिस पे। Studies on the spread of HIV indicate that the infection is moving out of high risk behavior groups in the general population. तो वो चीज भी बढ़ रही है। Over 35% of all reported AIDS cases जो हैं, ओवर 35%, जो जितने भी एड्स केसेस इंडिया में मान लो 100 केसेस हुए तो 30-35 के अराउंड आप लगा के चल सकते हैं वो किस एज ग्रुप में, 15 से 24 के एज ग्रुप में, वो यंग बच्चे। सो पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमें इनकी एजुकेशन बेटर बनानी पड़ेगी, और उसी के लिए एक वर्क बुक जो है ये है जिसमें दी गई है चीजें। ये किस चीज के बारे में बात करते हैं कि हमें एडोलेसेंट की नीड्स और कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा कि उनकी क्या जरूरतें हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे हम उनकी अच्छी हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। तो एडोलेसेंट को क्या चीज एक्वायर करने की जरूरत है? कैवल्स, KAVELS। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ये इस वर्कबुक में दी हुई है कि इसे नॉलेज देन एटीट्यूड, फिर वैल्यू एनहेंस करनी है और लाइफ स्किल जो है वो बच्चों में डेवलप करनी है। सो नॉलेज से लेके लाइफ स्किल, LS, लाइफ स्किल्स तक हमें उनको लेके जाना है, ठीक है। और इसकी वजह से अगर हम उनकी नॉलेज देन एटीट्यूड डेवलप करेंगे, वैल्यू एनहेंस करेंगे, प्लस लाइफ स्किल्स को डेवलप करेंगे, सो वो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आपको इंप्रूवमेंट उनमें नजर आएगी, ठीक है। तो हमें क्या एड्रेस करनी है, उनकी नीड्स और उनके कंसर्न्स जो है उन पे ध्यान देना है। अब इस बुक में जो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्टिकुलरली वो इस वर्कबुक में भी मेंशन किए गए हैं। ओके, सो कई जगह पे हो सकता है आपको सिर्फ वर्कबुक ही मिले, बट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन AEP से रिलेटेड मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। ये जो वर्कबुक है ये एक तरीके से आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल हो गया कि आप साथ साथ जो है कोई चीज पढ़ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक वर्कबुक जो है वो टीचर्स के लिए प्रिपेयर की है CBSE ने। ये वर्कबुक CBSE ने प्रिपेयर की है, बट ये जो प्रोग्राम है इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? NCERT करता है। सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या बताते हैं कि हमें वैल्यू एनहांस्ड लाइफ स्किल्स जो है वो बच्चों में डेवलप करनी है, और वो कैसे होंगी? को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू होंगी। तो CCA को करिकुलर एक्टिविटीज, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। टू प्रोवाइड एक्यूरेट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स अबाउट प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है। तो HIV एड्स या सब्सटेंस अब्यूज, तो इससे रिलेटेड हमें उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। तभी तो बताया था ना कि अगर उनको इंफॉर्मेशन सही होगी, अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम उनको देंगे तो वो गलती से भी बचेंगे और गलत चीज करने से भी बचेंगे, ठीक है। टू डेवलप हेल्दी एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, एड्स और जो है सब्सटेंस अब्यूज। तो हमें एक हेल्दी एटीट्यूड उनका और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनका डेवलप करना है। बिकॉज अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब नहीं लेंगे ना जब उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। अगर वो अवेयर है, उनको सही इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है, सो वो ऑटोमेटिकली खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेना सीखेंगे ना कि उनका बिहेवियर कैसा है और उस बिहेवियर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। टू एनेबल देम टू डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस, इनके साथ वो कैसे डील करेंगे ये भी हमें उनको सिखाना है एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर, ठीक है जी। सो जो अप्रोच की बात की गई है वो अप्रोच कौन सा है? केवल्स अप्रोच है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। ये अप्रोच हमारे लिए बेहतर रहेगा और हम उनमें लाइफ स्किल्स जो है वो अच्छे तरीके से एनहेंस कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम उन बच्चों को कैसे बनेंगे वो बच्चे, वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकेंगे क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, फिर वो डिसाइड करेंगे चीजों को और वो हेल्दी चॉइसेस कर पाएंगे। सो वो किस वजह से होगा? वो हमारे केवल्स के अप्रोच की वजह से होगा। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। सो AEP जो है वो कहां मॉनिटर किया जाएगा? वो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल लेवल पे जो है वो मॉनिटर किए जाएंगे पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के ऊपर। विजन इस डॉक्यूमेंट का क्या बताया गया, जो ये वर्कबुक हमारी दी गई टीचर्स के लिए। सो इस टीचर्स वर्कबुक का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें अवेयर करना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है और एम्पावर्ड एडोलेसेंट हमें बनाने हैं कि उनको पता होनी चाहिए सारी चीजें। कैसे बताना है वो फिर आपको सोचना है, और इसमें एक्टिविटीज में बताया भी गया है कि आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं चीजें बच्चों से।
कॉमन प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा मुझे पॉइंट लगा कि यूजुअली हमें बीइंग अ टीचर ये होता है कि अगर बच्चा ऐसे रिएक्ट करेगा या मान लो कोई बच्चा आर्ग्यू ही करना चाह रहा है आपसे, बिल्कुल आर्ग्यू के पर्पज से कोई चीज आगे से आगे बोले जा रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। सो ये कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक टीचर फेस करता है। कई बार होता है कि बच्चा आपसे डिसएग्री कर रहा है और आपसे आर्ग्यू करना चाह रहा है, सो उस केस में आपको उसकी बात को जो है फुल अटेंशन के साथ सुनना है। एक फाइन कॉमन ग्राउंड हमें फाइंड करना है जहां पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे बच्चा डिसएग्री है और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो डिसएग्री होकर आर्ग्यू करना चाह रहा है, तो उस पॉइंट को क्लियर करना है हमें विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। कई बार होता है कि हर एक कोई बच्चा जो है जब आप पढ़ा रहे हैं तो बोरिंग नजर आ रही है सिचुएशन ना, तो वो बोरिंग सिचुएशन में आपको पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू अगर आप पढ़ाएंगे, बच्चों को एंगेज रखेंगे, क्योंकि टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस बहुत डिफिकल्ट काम भी है कि बच्चों को कैसे एंगेज करेंगे, कैसे आप चीजें सिखाएंगे उनको। ठीक है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स जो है, कुछ एक स्टूडेंट्स मोनोपोलाइज कर लेते हैं डिस्कशन को कि वही बात कर रहे हैं, बस वही डिस्कशन कर रहे हैं। सो एक रिकग्निशन देना है उनके नॉलेज और एंथुजियाज्म को, बट उनको डिप्लोमेटिकली आपको कंट्रोल करना है ताकि बाकी बच्चों को भी मौका मिले। प्राइवेट कन्वर्सेशन एरप्ट आप कर सकते हैं, मतलब आप उनको एनकरेज कीजिए। कई बार होता है ना टीचर आपसे पूछता है कि क्या बात है, मतलब दो फ्रेंड अगर आपस में गुपचुप सी कर रहे हैं, सो टीचर क्या पूछता है कि क्या बात है, हमें भी बता दो भाई, हम भी हंस लेंगे। सो वो एक पॉजिटिव वे में आप जो है कि सबसे बात कर लीजिए ना, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से अपना ओपिनियन जो है वो बता पाए। ठीक है, देन टू स्टूडेंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, तो उस सिचुएशन में आप कैसे करेंगे, तो आपको साइड नहीं लेनी है कि ये सही है या ये गलत है, चीजों को अच्छे से सुन के समझ के एक अनबायस्ड ओपिनियन जो है अपना देना है, और कैसे आप डिस्कशन को समराइज करेंगे वो आपने सोचना है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स कई बार हो जाते हैं कि हमें कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे डिस्कशन करना है, सो कैसे आप एंड में किसी एक्टिविटी के थ्रू एक सही राइट मैसेज दे सकते हैं रादर देन उस कंट्रोवर्सी में फंसने की बजाय। ओके, सो टीचर्स का काम कंट्रोवर्सी फैलाना नहीं होता, टीचर्स का काम है कि अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे डिस्कशन चल भी रहा है, मान लो हमारे देश के हिसाब से अगर मैं टॉपिक लो, हिंदू मुस्लिम पे कोई डिबेट चल गई क्लास में, तो आप उसको कैसे पॉजिटिवली और एक सेक्युलर तरीके से एंड नोट, मतलब उसके एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, देन पर्सनल क्वेश्चंस, अगर इफ पर्सनल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, टीचर शुड यूज हिज और हर डिस्क्रिशन इन गिविंग आंसर्स। इफ द क्वेश्चन इज अनआंसरेबल, जस्ट कन्वे द डिफिकल्टी कामली, कि आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं वाली सिचुएशन। सो कई बार होता है कि टीचर से भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अगर बच्चे ज्यादा ही जो है बहुत अच्छे से बात करना जानते हैं वाली सिचुएशन। सो अगर वो ज्यादा खुल के आ रहे हैं आपके सामने, तो हो सकता है वो पर्सनल क्वेश्चन पूछे, बट वो टीचर की डिस्क्रिशन होती है कि वो कौन से क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा है और कौन सा नहीं देना चाह रहा। सो ये कुछ एक चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल लेवल पे टीचर फेस करता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने 3 सेशंस की बात की है कि ओवर 4 to 6 वीक्स आप ये 3 सेशन कर सकते हैं। सेशन 1 में हेल्दी ग्रोइंग अप और एडोलेसेंट हेल्थ इश्यूज के ऊपर बात होनी चाहिए, कैसे कैसे चीजें होती हैं वो उनको बताया जाना चाहिए। आरटीआईज, एसटीआईज, एचआईवी और एड्स, इनसे रिलेटेड बात होनी चाहिए। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, उनके बारे में उनको बताना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एसटीआईज, तो उनके बारे में बताना है। एचआईवी और एड्स के बारे में उनसे डिस्कशन करना है कि कैसे चीजें, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सेशन होना चाहिए। और कैसे सब्सटेंस अब्यूज से उनको दूर रहना चाहिए, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सो पीयर प्रेशर में जो है नेगेटिवली आप कोई चीज परस्यू करें, वो चीज सही नहीं है, तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के थ्रू होंगी। हर जगह पे आपको बात करनी पड़ेगी बच्चों से और एक पॉजिटिव वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। कुछ एक वर्कशॉप के मेथड्स इन्होंने दिए हुए हैं कि ग्रुप डिस्कशन किया जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, क्वेश्चन बॉक्स की एक क्वेश्चन बॉक्स जो है रख दिया कि कोई कुछ पूछना चाहे, या फिर उस क्वेश्चन बॉक्स से हम एक चिट निकाल के आंसर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है, केस स्टडीज कैसे बतानी है। VIPP, ये फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, विजुअलाइजेशन इन पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम्स। तो जो प्रोग्राम्स वगैरह या जो एक्सरसाइज आप करवा रहे हैं, तो उसमें आप विजुअलाइजेशन या किन किन चीजों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं, डिबेट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके इसमें दिए हुए हैं। आप ये वर्कबुक जो है वो उठा के देख सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ एक फुल फॉर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली पीजीटी लेवल के स्टूडेंट्स को। AEP, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, एड्स, AHI, एडोलेसेंट हेल्थ इश्यूज, ART, एंटी रेट्रोवियल थेरेपी,
इनके बारे में डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट इन केस अगर आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। ये फुल फॉर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कुछ एक और फुल फॉर्म्स है, तो ये 2 स्क्रीनशॉट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो याद करने वाली चीज है कि कब शुरू हुआ प्रोग्राम, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीजें एक बार देख सकते हैं ओवरऑल। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका एईपी। आई होप आपको कुछ हेल्प मिले, इससे कुछ समझ आया हो। और इस तरीके के प्रोग्राम या इस तरीके की चीजें ना आपको इन जनरल सुनती रहनी चाहिए, देख लेने चाहिए। जो मैं अवेयरनेस के लिए भी कुछ एक टॉपिक्स डालती हूँ, सो वो आपके टीचिंग इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें आपको पता होंगी कि क्या देश में चल रहा है, कैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो आप वहां इंटरव्यूज में कोट कर सकते हैं ऐसी चीजों को, और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। एंड प्लीज, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो अगर आप शेयर करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, किसी और का थोड़ा बहुत फायदा भले ही हो जाए। ठीक है। सो आप जो है शेयर कीजिए, जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं, अपने एज ग्रुप से या अपने ग्रुप्स में। एंड मिलते हैं अगले टॉपिक में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।